हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। तो आप सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो सभी लोग एक बार जुड़ जाइए और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग चैनल पर नए आएंगे सभी लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर मानव का विकास प्रारंभिक समाज से नगर तक का, यानी किस तरीके से डेवलपमेंट होते गए। यहाँ पे हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रॉपर जानकारी ली थी। मोहनजोदड़ो ऑल ओवर चीजें आपको कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले और साथ ही साथ किस तरह से आगे जो था हमारा नगरीकरण हुआ। तो ये ऑल ओवर चीजें हमने कवर कर ली हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारा जो नेक्स्ट सी टेट का टॉपिक दिया गया है। सी टेट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रारंभिक अवस्थाएं। क्या टॉपिक दिया गया है? प्रारंभिक अवस्थाएं। ये आपका थर्ड टॉपिक जो है यहाँ पर आपका दिया गया है। अगर हम नगरीकरण के बाद की बात करें, हड़प्पा सभ्यता का जहां से हो चुका है पतन, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ जो कि एक रहस्यमयी तरीके से हुआ, जिसका कोई भी अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर किस तरह से एकदम से क्या हुआ ऐसा कि सभी लोग जो थे वहां छोड़कर चले गए और इसका क्या रीजन था, क्या हुआ वहां पे, सब कुछ एकदम से खत्म कैसे हो गया चलते चलते। तो इसके बारे में अभी रहस्यमयी बना हुआ है चीजें। और जो विद्वान वगैरह हैं उन्होंने जो अपनी भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं कि बाढ़ आ गई होगी या फिर कुछ सूखा हो गया होगा, प्राकृतिक आपदा के तहत ऐसा हुआ होगा, लेकिन पूर्ण जानकारी किसी को नहीं है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इसके आगे जब हड़प्पा सभ्यता का अचानक से हो गया पतन, तो यहाँ पे आगे देखेंगे कि आगे क्या हुआ। जो हमारी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं इसके अंतर्गत आती हैं, इन पे चर्चा करेंगे। तो आगे जब हम बात करेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात यहाँ पर जो हमारी नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, आज हम उसके विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये हमको मिलेगी कहाँ से भाई? यहाँ ये हमें मिलती है वेदों से। जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो नई संस्कृति आई, इन पे हम डालेंगे आज प्रकाश। तो ये हमें रिलेट करेंगे हम वेदों से। ये सारी जो हमें जानकारी मिलेगी ये वेदों, जो हमारे वेद पुराण थे उनके थ्रू मिलती है। तो आगे देखेंगे, इसलिए इस काल को हम क्या कह देते हैं? वैदिक काल। जो हमारी प्रारंभिक अवस्थाएं हैं इसी काल को हम कहेंगे यहाँ पर वैदिक काल। अब वैदिक काल के नाम से हम जब इसको जानेंगे तो यहाँ पर जो है आर्य, जिनको हम बोलते थे आर्य, जो हैं इस संस्कृति के कौन थे? प्रवर्तक थे। यहाँ आए आर्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या हुआ है यहाँ पर? श्रेष्ठ और उदात्त, अभिजात्य, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि। मतलब आपके ये आर्य के जो अर्थ दिए गए हैं, आर्य मतलब आप श्रेष्ठ भी बोल सकते हो, स्वतंत्र भी बोल सकते हो, कुलीन, अभिजात, ये सब इसी के अनेकार्थी हैं। साथ ही साथ जब हम बात करेंगे इस प्रकार आर्यों से अभिप्राय ये है कि उच्च कुल में जन्म लेने वाले जो व्यक्ति थे उन्हें ही हम बोल देते हैं आर्य। यह काल यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रहा है। तो ये था यहाँ पर सबसे पहले सामान्य परिचय। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आर्यों का यहाँ पर आगमन काल व मूल निवास क्या था। आगमन काल क्या था, मूल निवास क्या था, इसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो आर्यों के आगमन व इनके मूल स्थान को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद हुए। यहाँ पर यह प्रश्न आज भी विवाद का विषय बना हुआ है कि इनका मूल निवास क्या था, कैसे ये आए। तो ये अभी भी विवादित ही है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान जो है, बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार, किसके अनुसार? बाल गंगाधर तिलक जी जो थे इनके अनुसार जो है भाई आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। और आगमन की तिथि यहाँ पर 6000 ईसा पूर्व निर्धारित की है। जबकि जब हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी के अनुसार तो भाई आर्य इन्होंने क्या कहा कि तिब्बत से आए।
तो प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार जो है वो आर्य मध्य एशिया से आए थे। ये मूल निवासी थे जो कि 1500 ईसा पूर्व में आए थे। इन्होंने क्या कहा 6000 ईसा पूर्व, और इन्होंने कहा 1500 ईसा पूर्व में आए थे। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने आर्यों का मूल निवास यहाँ पर सप्त सैंधव प्रदेश बताया है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट नाम से पूछेगा। अगर पूछेगा कि आर्य कब आए थे तो आपसे ये पूछेगा कि बाल गंगाधर तिलक जी के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, क्योंकि क्लियर जानकारी तो किसी को नहीं है। यहाँ पे सबने अपने अपने मत दिए हैं। यहाँ पे क्लियरली किसी को भी नहीं पता है कि आखिर आर्यों का आगमन हुआ कहाँ से था। लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछेगा कि भाई दयानंद सरस्वती जी के अनुसार आर्य कहाँ से आए थे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब हम बात करेंगे वर्तमान समय में प्रोफेसर मैक्स मूलर ने मत जो है इनका ही सार्ववादिक मान्य माना गया। जो मैक्स मूलर का यहाँ पर मत था कि मैक्स मूलर ने क्या कहा, मैक्स मूलर ने कहा कि भाई जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे, जो कि 1500 ईसा पूर्व में आए थे। इनके मत को ज्यादा महत्ता दी गई। यहाँ पे इनके मत को ज्यादा महत्ता दी गई। साथ ही साथ आर्यों के मूल निवास व आगमन को काल को लेकर अधिकांश विद्वान जो हैं यहाँ पर मैक्स मूलर के विचारों से सहमत हैं कि आर्य जो हैं मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं, अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाए और किसी का नाम लेके ना पूछा जाए तो हमें क्या बताना होगा कि आर्य जो हैं वो कहाँ के निवासी से थे, मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे। आपको अगर किसी का नाम लेके ना पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा किसके यहाँ पर मत को महत्ता दी गई, तो आपको बताना है मैक्स मूलर, जो कि इन्होंने बताया कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र, आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र जो था वो भारत में आर्यों का आगमन यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व से कुछ पहले हुआ था, और भारत में इन्होंने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया था। कहाँ पूछा जाएगा कि भाई भारत में सर्वप्रथम इन्होंने बसना कहाँ स्टार्ट किया, सबसे पहले कहाँ रहना प्रारंभ किया, तो सप्त सैंधव प्रदेश में। इस प्रदेश में बहने वाली 7 नदियों का जिक्र हम ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ की जो आपका कहा जा रहा है सप्त सैंधव प्रदेश, यहाँ जो 7 नदियां जो बहने वाली हैं इनका जो जिक्र है हमको ऋग्वेद में मिलता है। ये कौन कौन सी हैं भाई, सिंधु, सरस्वती, शत्रुदी यानी जो सतलुज है, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, वित्सता, झेलम और अस्किनी, चिनाव। यानी सिंधु, सरस्वती, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाव ये नदियां हैं यहाँ पे, जो 7 नदियों के नाम से यहाँ पे प्रचलित थी, जिनका हमें ऋग्वेद में भी जिक्र जो है वो मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुस्मृति में सरस्वती और दृशद्रुति, यहाँ पर सरस्वती और दृशद्रुति नदियों के बीच के प्रदेश को यहाँ पर क्या कहा गया, ब्रह्मवर्त पुकारा गया। क्योंकि ये डायरेक्ट पूछेगा कि ब्रह्मवर्त पुकारा गया क्यों, क्यों पुकारा गया, क्योंकि मनुस्मृति में जो सरस्वती और दृशद्रुति नदियां हैं इनको इनके बीच का ये प्रदेश है, इसलिए इसको ब्रह्मवर्त पुकारा गया। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे ये जो कुछ वैदिक काल की नदियां हैं और इनके नाम हैं, ये आपसे डायरेक्ट पूछता है कि प्राचीन नाम क्या है इन नदियों का, या फिर प्राचीन नाम दे दिया जाएगा और बताना होगा कि कौन सी नदी है। और यहाँ पे नदी पूछ लेता है, फिर पूछ लेता है कि भाई इसका प्राचीन नाम बता दीजिए, है ना। तो सतलुज का क्या है, शत्रुदी, रावी का क्या है, पुरुषणी, और अगर हम बात करेंगे चेनाब का अस्किनी, झेलम का वितिस्ता, व्यास का विपाशा,
काबुल का कुंभा और सिंध का यहाँ पर सिंधु है। तो आपको प्राचीन नाम आपसे बार बार पूछता है, कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो नदियों के नाम हैं, प्राचीन नाम, इनको आपको प्रॉपर जो है वो याद करना है। यहाँ पर सतलुज, शत्रुदी, रावी, पुरुषणी, चेनाब, अस्किनी, झेलम, वितस्ता, यहाँ पर व्यास, विपाशा, काबुल, कुंभा और सिंध आपका सिंधु होगा। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा कि आर्य के कबीले, ये आप जो डायग्राम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आर्यों के कबीलों की बात हुई है। अब यहाँ पर आर्य का सबसे महत्वपूर्ण कबीला क्या था? भरत। इसके शासक वर्ग का नाम क्या था? यहाँ पर त्रिस्तु यहाँ पर था। ऋग्वेद में आर्यों के जिन 5 कबीलों का उल्लेख मिलता है, उनमें कौन कौन से हैं, जो कि कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कौन कौन से हैं ये 5 कबीले? पुरु, यदु, तुर्वश, अनु, दुहम प्रमुख थे। यहाँ पर कौन कौन से? पुरु, यदु, तुर्वश, अनु और द्रुहम। ये आपके जो हैं, ये आपके 5 कबीले हैं यहाँ पर आर्यों के, जिनका जिक्र जो है वो ऋग्वेद में हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण कबीला क्या था? यहाँ पर भरत था। और इसके शासक वर्ग का नाम क्या था? यहाँ पर त्रित्सु था। नेक्स्ट जब हम चर्चा करेंगे यहाँ पे नाम और देश का, यहाँ पे नाम और देश काल के बारे में जब हम बात करेंगे, तो वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा, वैदिक सभ्यता जो है इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी के जो थे वो प्रमुख स्रोत थे। वैदिक सभ्यता जो है, ये प्रारंभिक अवस्थाएं जो हैं, इनका नाम वैदिक सभ्यता भाई इसलिए पड़ा क्योंकि ये वेद जो हैं, यहाँ पे जो वेद पुराण जो दिए गए आपको, चारों वेद दिए गए, इन्हीं के द्वारा जो है हमें उस काल की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। यही प्रमुख स्रोत बताए गए हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, आप सभी को पता है, सभी को पता है कि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जब हम बात करेंगे यहाँ पर कि वेदों को यहाँ पर क्या कहा गया? वेदों को यहाँ पर अपौरुषेय कहा गया। क्या कहा गया? वेदों को अपौरुषेय कहा गया। और यहाँ पर ऋग्वेद के बाद जो रचे गए ग्रंथ हैं, सबसे पुराना कौन? यहाँ पर सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। यहाँ पर ऋग्वेद जो है सबसे पुराना है आपका वेद। और इसके बाद जो रचे गए वो भाई कौन कौन से थे ग्रंथ? सामवेद थे, यजुर्वेद थे, अथर्ववेद थे तथा अन्य ग्रंथों व वैदिक साहित्य को उत्तर वैदिक ग्रंथ की यहाँ पर संज्ञा दी जाती है। किसकी? उत्तर वैदिक ग्रंथ की। अब अध्ययन की दृष्टि से वैदिक काल को 2 भागों में यहाँ पर विभक्त किया गया। वैदिक काल जो था इसको 2 भागों में विभक्त किया गया, यहाँ पर ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। भाई ऋग्वैदिक जो काल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 से फिर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। इसके आगे जब हम बात करेंगे, यहाँ पे जब हम इसके आगे बात करेंगे भाई, तो यहाँ पे जब हम बात स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले, क्योंकि हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की, जो कि हमारा सबसे पुराना काल है। ऋग्वैदिक, यहाँ पर ऋग्वेद की बात करते हैं वैदिक काल के अंतर्गत,
तो यहाँ पे जब हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो फटाफट से सबसे पहले भाई ऋग्वेद को पढ़ने से पहले यहाँ पर अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, इतनी अच्छी आपको पीडीएफ दी जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे इतनी अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो भाई एक लाइक और शेयर तो बनता है ना। और चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर ऋग्वेद जो है वो हमारा, जाहिर सी बात है सभी को पता होगा, मुझे लगता है जिन्होंने भी वेद पढ़े होंगे, भाई सबसे पुराना वेद यही है आपका, सबसे पुराना वेद यही है आपका। और लगभग ये 3500 साल पहले इसकी रचना हुई है ना। यहाँ पर 3500 साल पहले जो थी वो इसकी रचना की गई थी। जो ऋग्वेद है वो विश्व का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। यहाँ पर ऋग्वेद ये विश्व का सबसे प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है, सबसे पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना गया। यह देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का क्या है, एक संग्रह है। जब सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को यहाँ पर संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही यहाँ पर है। सूर्य से संबंधी जो है देवी सावित्री को भी इसमें संबोधित किया गया, और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भी इसी ऋग्वेद में यहाँ पर आपको मिलता है। इस वेद में यहाँ पर 10 मंडल, ठीक है, 10 मंडल है यहाँ पर, और 2 से 7 तक के मंडल जो है भाई, यहाँ पर 10 मंडल में 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो भाई प्राचीनतम माने जाते हैं। ठीक है, वो कैसे माने जाते हैं, प्राचीनतम माने जाते हैं। और प्रथम और दशम मंडल जो है वो बाद में जोड़े गए हैं। जो प्रथम है और जो 10वां मंडल है, जो पहला है और 10वां मंडल है, वो भाई इसमें बाद में जोड़ा गया, वो बाद में जोड़ा गया था। इसीलिए 2 से 7 तक के जो मंडल हैं वो आपके जो है प्राचीनतम माने गए, और इसीलिए जो आपका पहला मंडल है वो आपका प्राचीनतम नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि ये जो था भाई बाद में जोड़ा गया था, इसलिए जिसको फर्स्ट नंबर पे रखा गया। अब देखते हैं ऋग्वेद में यहाँ पर 1028 यहाँ पर प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, हम सूक्त भी कहते हैं। यहाँ पर 1028 सूक्त या फिर प्रार्थनाएं, आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, कितनी प्रार्थनाएं हैं, है ना। जिनको अच्छी सूक्त अच्छी तरीके से बोला गया, इनको ये कहा गया, जिनको हम सूक्त के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये जो 1028 सूक्त हैं ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। जो यहाँ पर 1028 जो सूक्त हैं ये देवी देवताओं की स्तुति से रचे गए हैं, जहां पर 3 देवता भाई महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगर ऋग्वेद के अंतर्गत की हम बात करेंगे तो अग्नि, इंद्र और सोम को यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया, अग्नि, इंद्र और सोम को। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। यहाँ पर ये जो सूक्त हैं 1028, इनमें से कुछ जो रचनाएं थी वो भाई महिलाओं ने भी की हैं, जिनमें से प्रमुख कौन से हैं, यहाँ पर लोपामुद्रा, घोषा, शाची, पोलामी एवं काछावृत्ति, ये आपकी प्रमुख मानी जाती हैं जो महिलाओं के द्वारा। अब ये देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 1028 जो सूक्त हैं इसमें देवी देवताओं की जो स्तुति से रचे गए वो देवी देवता कौन थे भाई, अग्नि, इंद्र और सोम। अगर हम आगे बात करेंगे कि महिलाओं ने भी इसकी रचना की है कुछ प्रार्थनाओं की, तो यहाँ पे वो कौन कौन से हैं, तो भाई लोपमुद्रा, घोषा, शाची, पोलामी और काछावृत्ति, ये आपके महिलाओं द्वारा रचे गए थे। जब हम आगे बात करेंगे कि ऋग्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, हम होत्र कहते हैं। होत्र कहते हैं जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं उनको।
अस्तोमा सदगमय वाक्य जो है यहाँ पर ऋग्वेद से ही लिया गया। साथ ही साथ ऋग्वेद की भाषा जो है यहाँ पर प्राक संस्कृत है। आपसे बार बार पूछ लेता है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी है, प्राकृति है, पाली है, संस्कृत है ना। तो यहाँ पे है कौन सी, तो भाई प्राक साहित्य या वैदिक साहित्य कहलाती है ऋग्वेद की। प्राक संस्कृत और वैदिक संस्कृत आपकी ऋग्वेद की भाषा कहलाती है। ये वैदिक संस्कृत के नाम से आपसे बार बार पूछा जाता है, प्राक संस्कृत से भी नाम से पूछ लिया जा सकता है, वैदिक संस्कृत आपसे बार बार पूछा जाता है ज्यादा कि यहाँ पर ऋग्वेद की भाषा आखिर है कौन सी। अगर नॉर्मली यहाँ पर आपको कोई भी ना दी हो, यानी वैदिक प्राक कुछ ना लिखा हो, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि पाली, प्राकृत, संस्कृत, इस टाइप से, तो आपको लगा देना है संस्कृत। आगे बात करेंगे ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ। यहाँ पर जो अवेस्ता है, कैसा ग्रंथ है, यहाँ पर ईरानी भाषा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है, यहाँ पर अवेस्ता से ऋग्वेद की अनेक बातें जो हैं वो मिलती हैं। अब ऋग्वेद जो है वो सिमिलर है किसकी तरह, ये भी पूछ सकता है। तो सिमिलर किसकी तरह है, यहाँ पर ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता की तरह। ये आपका जो है यहाँ से इसकी जो कुछ चीजें हैं वो ऋग्वेद और अवेस्ता की सेम है, मिलती जुलती हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर संस्कृत और अन्य भाषाओं की, संस्कृत और अन्य भाषाओं की जब हम बात करते हैं, तो भाई संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का एक हिस्सा है ना। संस्कृत भाषा जो है वो भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा माना गया है उसको, जो कि भारत और यूरोप को ऐड करके, जो भारतीय और यूरोपीय भाषा है इसको ऐड करके यहाँ पर भारोपीय भाषा जो है वो आपकी मानी गई। तो भारोपीय भाषा परिवार से यहाँ पर रिलेट करती है हमारी संस्कृत भाषा। भारत की कई भाषाएं यहाँ पर असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि इंग्लिश, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि जो है इसी परिवार से जुड़ी हुई है। किस परिवार से जुड़ी हुई है, यहाँ पर भारोपीय परिवार से। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए है यहाँ पर कहा गया क्योंकि आरंभ में उनसे कई शब्द जो थे वो एक जैसे थे, इसीलिए इन सबको इसी में रखा गया है, एक ही भाषा परिवार में रखा गया। क्यों रखा गया यहाँ पर भारोपीय परिवार में ही इसीलिए रखा गया क्योंकि ये जो सारी भाषाएं थी ना, ये जो सारी भाषाएं थी, इनके जो कुछ शब्द थे वो सेम थे, एक जैसे थे। जैसे कि मातृ संस्कृत, माँ हिंदी में, मदर अंग्रेजी, है ना। ये आपके जो शब्द हैं, ये कई शब्द जो थे वो एक जैसे थे, इसीलिए इनको जो है वो हमने यहाँ पर एक ही भारोपीय भाषा परिवार में ही इनको स्थान दे दिया। आगे बात करेंगे उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। साथ ही साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम यहाँ पर तमिल भाषा परिवार की भाषाएं बोल हैं। साथ ही साथ जबकि झारखंड और मध्य भारत में जो है कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका ये है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे वो ये है कि जो संस्कृत भाषा है हमारी वो भारत या यूरोपीय भारत परिवार का यहाँ पर हिस्सा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो जो भाषाएं जुड़ी हुई हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ ये जो है यहाँ तक आपका इम्पोर्टेंट माना जाएगा बहुत ज़्यादा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपको एक नज़र डाल लेनी है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जब हम बात करते हैं सामदेव की, जब हम यहाँ पर
यहाँ पर जब हम बात करते हैं, यहाँ पर अभी अभी आपने क्या पढ़ा है, यहाँ पर ऋग्वेद है ना। जब ऋग्वेद आपका कंप्लीट हुआ है ना, ऋग्वेद आपका कंप्लीट हुआ, यहाँ पे कितने सूक्त हैं, क्या है, यहाँ पे किन चीजों का उल्लेख किया गया है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपके सीटेट में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सामवेद, और सामवेद को भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। यहाँ पर ये रिलेट किससे करता है, संगीत से। किससे रिलेट करता है, यहाँ पर संगीत से रिलेट करता है हमारा सामवेद, संगीत से रिलेट करता है। और सामवेद को जो है भारत की प्रथम यहाँ पर संगीतात्मक पुस्तक जो थी, इसका होने का गौरव प्राप्त है। सामवेद की रचना जो है ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों को गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से की गई थी, कि जो ऋग्वेद में दिए गए मंत्र हैं उनको किस तरीके से हम संगीत के तौर पर यहाँ पर गाने योग्य यहाँ पर बनाया गया, ये आपका सामवेद में आप देख पाएंगे। सामवेद जो है, इनकी रचनाओं का गान करने वाला यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ पर क्या कहा गया, उद्गात्र कहा गया। जिन्होंने यहाँ पर सामवेद की रचनाओं को यहाँ पर गान करने योग्य बनाया, उनको उद्गात्र कहा गया। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर रिलेट करता है संगीत से, और भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक होने का इसको गौरव प्राप्त है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें ऋग्वेद में ही जो दिए गए मंत्र हैं उनको ही गाने योग्य बनाने के उद्देश्य से यहाँ पर सामवेद की रचना की गई। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा यजुर्वेद है। यजुर्वेद है जिसका यजु जो है इसका अर्थ होता है यज्ञ। तो यहाँ पर इसमें यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया, यहाँ पे यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया। और यजुर्वेद ग्रंथ में पहली बार जो है राजसूय तथा वाजपेय जैसे दो राजकीय समारोहों का उल्लेख किया गया। कौन कौन से, राजसूय और वाजपेय जैसे दो राजकीय जो समारोह हैं, इनका उल्लेख किसमें किया गया है, यहाँ पर यजुर्वेद में किया गया। यजुर्वेद की भाषा कैसी है, यहाँ पर गद्यात्मक और पद्यात्मक दोनों है। ये गद्य और पद्य दोनों में ही इसकी भाषाएं आपको मिलेंगी। यजुर्वेद का पाठ जो है करने वाले क्या कहलाए, यहाँ पर अधव्यु कहलाए। क्या कहलाए, अधव्यु कहलाए थे यजुर्वेद का जो पाठ करते थे। साथ ही साथ जब हम बात करेंगे कि अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद जो है इसमें प्राक ऐतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, परंपराओं तथा अंधविश्वासों का चित्रण होता है। यहाँ पर जादू टोना अंधविश्वास जो था इससे भरपूर था हमारा अथर्ववेद। इसकी रचना जो थी वो अथर्वा ऋषि ने की थी। यहाँ पर अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की। इसमें रोग तथा इसके निवारण के साधन के रूप में यहाँ पर जो है भाई जादू टोना आदि की जानकारी दी गई थी कि रोग हो गया, इसके निवारण क्या है कि जादू टोना करा दो, है ना, तो सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अथर्ववेद के अंतर्गत जो था ये चीजें थी। आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ की। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की, तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे यह प्रार्थना तथा यज्ञ उत्सव से संबंधित ग्रंथ है। कौन सा, हमारा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो प्रार्थना और यज्ञ उत्सव से संबंधित ग्रंथ है। इसका विषय कर्म कांड से संबंधित है तथा भाषा आपकी इसकी क्या है, गद्यात्मक है। संक्षेप में इन यज्ञ विज्ञान का उल्लेख, यहाँ पर यज्ञ विज्ञान का उल्लेख इसमें किया गया। यज्ञ विज्ञान का उल्लेख जो है वो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। भाषा गद्यात्मक,
प्रार्थना और यज्ञ उत्सव से ये संबंधित है। विषय आपका कर्मकांड है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है कौन कौन से? यहाँ पर महत्वपूर्ण जो ब्राह्मण ग्रंथ आपके माने गए वो ऐतरेय, कौशिकीय, तांडेय, जैमिनीय, तैत्तिरीय, शतपथ और गोपद ब्राह्मण जो हैं वो वेद, उपवेद तथा ब्राह्मण। यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत जो है वो आपको मिलेंगे। तो महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वो आपके ऐतरेय, कौशिकीय, तांडेय, जैमिनीय, तैत्तिरीय, शतपथ, गौपद ब्राह्मण, वेद, उपवेद और ब्राह्मण, ये इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपके लिए सिर्फ वही चीजें हैं जो आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बार बार पूछी जाएंगी, जो सीटेट बेस्ड हैं सारी चीजें जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं। अब बात करेंगे हम अरण्यक की। तो अरण्यक की रचना जो है जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई। अरण्यक की रचना, यहाँ पर अरण्य जो है वो जंगल को बोला जाता है। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। तो भाई यहाँ पे जो है, क्योंकि इनकी रचना जो है जंगलों में ऋषियों द्वारा की गई है ना, इसीलिए इसको कहा गया अरण्यक। वर्तमान में 7 अरण्यक उपलब्ध हुए हैं। इसका प्रमुख जो है यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और यहाँ पर पुरोहिती दर्शन है। तो अरण्यक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जंगल में ऋषियों द्वारा इसकी जो है वो रचना की गई। अब हम बात करेंगे उपनिषद की। तो उपनिषद जो है प्राचीन दार्शनिक विचारों का एक संग्रह है। बहुत बार पूछा जाता है कि उपनिषद आखिर है क्या, है ना, उपनिषद आखिर है क्या, ये बार बार पूछा जाता है। तो भाई ये प्राचीन दार्शनिक विचारों का क्या है, एक संग्रह है, जिनमें मुख्य रूप से यहाँ पर शाश्वत आत्मा, ब्रह्मा, आत्मा परमात्मा के बीच के संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यमयी सिद्धांतों का विवरण इसके अंतर्गत जो है वो आपको दिया गया है। उपनिषदों की जो है वो कुल संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या आपको 108 दी गई, लेकिन अभी जो है यहाँ पर कितने मिले हैं? संख्या तो आपको 108 दी गई है, लेकिन जो मिले हैं वो सिर्फ अभी तक 16 ही मिल पाए हैं 108 में से, जिसमें से जो सबसे बड़ा उपनिषद है आपका वो आपका कौन सा है? बृहदारण्यक है। जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो आपका बृहदारण्यक है, और जो सबसे छोटा उपनिषद है वो भाई मुंडकोपनिषद है, जिसके अंतर्गत जो है सत्यमेव जयते जो है इसी से ले लिया गया था हमारा। किससे? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। ये आपका बार बार पूछता है ये भी कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। साथ ही साथ जब हम यहाँ पर नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या है? वेदांग और सूत्र साहित्य। तो वेदांग को हमने क्या कहा है? स्मृति कहा है। वेदांग को स्मृति भी कहा गया। साथ ही साथ क्योंकि यह मनुष्य की कृति मानी जाती है इसीलिए हमने इसको बोला है स्मृति। ये क्योंकि यह जो है मनुष्य की कृति मानी जाती है, इसमें भारतीय समाज की आचार संहिता अर्थात पारिवारिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और जो सबसे प्राचीन स्मृति है ना, ये जो वेदांग है जिसे हमने स्मृति भी कहा है, तो जो सबसे प्राचीन है वो कौन सी है? मनुस्मृति है। यहाँ पे सबसे प्राचीन मनुस्मृति है। वेदांग सूत्र के रूप में है। इसे कम शब्दों में अधिक तथ्य रखने का प्रयास किया गया। वेदांगों की कुल संख्या आपकी 6 दी गई है। वेदांगों की कुल संख्या 6 दी गई। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिषी, ये आपके 6 वेदांग दिए गए हैं।
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छनद और ज्योतिषी 6 वेदांग आपके दिए गए। प्राचीन मनुस्मृति है, जो सबसे प्राचीन स्मृति वेदांग जो माना गया वो आपका मनुस्मृति माना गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो हमारे वेद, उपवेद तथा ब्राह्मण, वेद, उपवेद और ब्राह्मण, यहाँ पर इनके बारे में जब हम बात करेंगे तो वेद, यहाँ पर ऋग्वेद, आयुर्वेद, यजुर्वेद और धनुर्वेद। यहाँ पर ऋग्वेद जो है, यहाँ पर जो आयुर्वेद, यजुर्वेद और धनुर्वेद की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर जब हम उपवेद पे आएंगे तो यहाँ पर ऐत्रेय, यहाँ पर ब्राह्मण, कौस्तिकीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय, शतपथ, पंचविश, षड्विश, जैमिनीय, छांदोग्य और गौपद की बात होती है। साथ ही साथ वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद की बात करेंगे। जब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर उपवेद, यहाँ पर उपवेद की जब हम बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद, यहाँ पर इसको किस तरीके से रिलेट करना है, यहाँ पर जो वेद हैं, उपवेद हैं और जो हमारे क्या है यहाँ पर ब्राह्मण हैं, इनको आपने अभी अभी ये आपको क्या कहाँ पढ़ा है, यहाँ पर बैक में जस्ट अभी यहाँ पे मैंने आपको जो सारी चीजें कंप्लीट की हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आपके आए हैं वो ऐत्रेय, कौशिकीय, तांडव, जैमिनी, तैत्तिरीय, यहाँ पर शतपथ, गौपद, वेद, उपवेद और ब्राह्मण, ये सारे इसके अंतर्गत आपके आए हुए हैं। आगे जब हम बात करेंगे यहाँ पे महाभारत से रिलेटेड जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रामायण से और यहाँ पर जो पुराणों से, इनके बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो महाभारत का जो मूल नाम है बार बार आपसे पूछता है। जो महाभारत के अंतर्गत जो आपसे इंपॉर्टेंट चीजें पूछ लेता है बार बार यहाँ पर, तो यहाँ पर महाभारत का जो मूल नाम है ये बार बार आपका क्वेश्चन आया है, रिपीटेड क्वेश्चन कई बार आया है ना। तो महाभारत का जो मूल नाम है वो जय संहिता है। इसमें 90,000 से भी ज्यादा क्या है श्लोक हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा महाकाव्य किसको माना गया, महाभारत को। मूल नाम जय संहिता, 90,000 से ज्यादा श्लोक हैं। कभी कभी आपसे यहाँ पर ये भी पूछता है, इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछता है कि महाभारत से लिखे हुए तथ्य में से कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो यहाँ पे अब आपको दे दिया जाएगा कि मूल नाम जय संहिता है ना, या फिर इसमें 90,000 श्लोक हैं, या फिर ये सबसे बड़ा महाकाव्य है, और एक पॉइंट आपको कहीं ना कहीं कुछ गलत दे दिया जाएगा। तो वही आपको यहाँ पे पकड़ना होगा कि गलत क्या दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो भाई इस पे आपको फोकस करना है, यानी आपको फैक्ट जो है वो पता होने चाहिए। अब इसके रचयिता जो है वो महर्षि वेद व्यास है, और यहाँ पर भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही एक क्या है भाग है। जो भगवत गीता है वो महाभारत का भाग है, और यहाँ पर जो महाभारत है इसके रचयिता हमारे कौन है, महर्षि वेद व्यास जी है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जब हम बात करेंगे रामायण से रिलेटेड तो इसको भाई आदि काव्य भी कहा गया। इसमें कितने श्लोक, 24,000 श्लोक हैं। इसके रचयिता यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि हैं रामायण के। तो ये आपके जो मेन फैक्ट हैं जो आपके सीटेट में आपके बार बार क्वेश्चन जो यहाँ यह है वो आपके बार बार क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहीं से पूछे जाते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि पुराण, तो पुराण जो है ये भी धार्मिक ग्रंथ हैं, और पुराणों की संख्या भाई 18 है। पुराणों की संख्या मैक्सिमम बार बार पूछता है कि धार्मिक ग्रंथ तो है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है।
काल के अनुसार वैदिक काल जो है यहाँ पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ पर ऋग्वैदिक काल, इसको हमने क्या कहा है, पूर्व वैदिक काल, और इसको बांटा गया है यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में, है ना। जो वैदिक काल है इसको हमने ऋग्वैदिक काल, अभी अभी हमने आपको बताया था, ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल इसको कहा गया। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो आपका इसको बोला गया वो उत्तर वैदिक काल बोला गया। 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो यहाँ पर टाइम था, यहाँ पर जो है इसको ही आपने पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना है। उत्तर वैदिक काल जो आया वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा था उत्तर वैदिक काल। जब हम यहाँ पर ऋग्वैदिक काल, ये जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल में यहाँ पर आर्य जन 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। भारत में आर्यों की जानकारी सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद से मिलती है, जो कि हिंद और यूरोपीय भाषा, यहाँ पर आपको ये पूरा कंप्लीट आपको करा ही दिया गया है ना। यह आपको ऋग्वैदिक अभी अभी मैंने आपको कंप्लीट कराया है। ये आगे जब हम बात करेंगे, अब आपको बात करेंगे ये ऑल ओवर, आपने यहाँ पे जस्ट अभी यही चीजें मैंने आपको बताई थी कि ये जो भाई ऋग्वैदिक काल है ना, देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे, ये जो ऋग्वैदिक काल है इसी के ही अंतर्गत जो है आपकी सारी चीजें जो है यहाँ पर आपकी आई हैं, जो कि आपकी वेदों से ही इनकी जानकारी जो है वो आपको प्राप्त हुई है। इसके बारे में जब हम और चर्चा करते हैं, यहाँ पे जब हम और चर्चा करते हैं तो हम यहाँ पे ये जानते हैं, क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत की जो बात है इस पे भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि सब कुछ आपने पढ़ ही लिया है इससे पहले ही, क्योंकि वहां भी सारी चीजें जो थी आर्यों से रिलेटेड जो थी वो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत आपकी आई थी। अब आप पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल, तो यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत हैं वही सारी चीजें हैं जो अभी आपने आर्यों के बारे में पढ़ी थी, कि जो भाई आर्य जन थे वो 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। और भारत में आर्यों की जो जानकारी थी हमें ऋग्वेद से ही मिली थी, इसीलिए हमने आर्यों में भी पढ़ा इसको, कि इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिली। और ऋग्वैदिक काल में भी यहाँ पे बताया गया, क्योंकि ऋग्वेद में इनके बारे में चर्चा इसीलिए की गई क्योंकि इनकी जानकारी ही हमको ऋग्वेद से मिलती है, जो कि हिंदी यूरोपीय भाषाओं का यहाँ पर एक पुराना ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वैदिक आर्य जो इस देश में 1500 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं, उनका दास, दस्यु आदि नाम के स्थानीय जनों से यहाँ पर संघर्ष हुआ था। यहाँ पर किस नाम से, दास और दस्यु। ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए वे संभवतः इस देश के मूल निवासी थे, जिनको क्या कहा गया था, दस्यु कहा गया था। ये यहाँ के मूल निवासी थे और इस काल की जानकारी जो है ऋग्वेद से ही हमको प्राप्त हुई। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान यहाँ पर मध्य एशिया था। आपने पढ़ा था अभी कि मैक्स मूलर का ने जो कहा था, सर्वाधिक मत इन्हीं को ही मिले थे कि सबसे सही जो है इन्होंने ही बताया कि जो ये भाई निवासी थे आर्य वो मध्य एशिया के थे। और आर्य प्रारंभ में जो है वो ईरान गए और वहां से आए भारत, और यहाँ पर आर्यों द्वारा निर्मित यह सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी। यह सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी, और उनकी भाषा भी भाई संस्कृत थी। इस काल की सबसे पवित्र नदी जो थी वो किसे माना गया था, सरस्वती को माना गया था। पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया, और ऋग्वेद के जो भरत वंश के नाम पर ही यहाँ पर हमारा जो भारत है इसका नाम पड़ा था। तो भरत के नाम पर ही हमारे भारत का नाम पड़ा, जो कि भरत वंश के नाम से यहाँ पर पहले प्रचलित था। अब इसका नाम क्या हो गया भाई, भारत हो गया।
नेक्स्ट जब हम बात करेंगे यहाँ पर राजनीतिक जीवन की, यहाँ पर राजनीतिक जीवन यहाँ पर कैसा था, तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था जो है वो कबीलाई प्रकार की थी। यहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कबीलाई प्रकार की थी और ऋग्वैदिक जो लोग जन या कबीलों में ही यहाँ पर विभाजित थे। यहाँ पर जो ऋग्वैदिक लोग थे वो जनों या फिर कबीलों में विभाजित थे और प्रत्येक कबीलों का क्या एक राजा होता था जिसको क्या कहते थे, गोप कहते थे। यहाँ पर क्या कहते थे, गोप कहते थे और वह कबीले का यहाँ पर संरक्षक होता था। यानी यहाँ पर पूरा जो है भाई इसी का ही राज चलता था और यही पूरे करता धरता थे, यही संरक्षक थे। तो यहाँ पे इस कबीले के संरक्षक कौन थे, यहाँ पर गोप थे जो कि एक कबीले के राजा भी कहे जाते थे। यानी ये एक राजा के रूप में ही थे जिन्हें हम गोप कहते थे, पहले गोप कहा जाता था और कबीले के जो हैं ये क्या होते थे, संरक्षक होते थे। ग्राम, विश्व और जन के ये उच्चतर इकाई थे। ग्राम जो है यहाँ पर कई परिवारों के समूहों को कहते थे, यहाँ पर ग्राम कहते थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो कई परिवार के समूह थे इनको क्या कहा जाता था, ग्राम कहा जाता था। साथ ही साथ जो ग्रामणी, ग्राम का प्रधान जो है किसको, जो ये ग्राम था जो कई परिवारों के समूहों को कहा जाता था, इनका जो प्रधान होता था उसको ग्रामणी, ग्राम का प्रधान होता था, यानी उसको हम क्या कहते थे, ग्रामणी। जो ग्रामणी थे वो भाई ग्राम के कौन होते थे, प्रधान होते थे। आगे बात करेंगे, विश कई गांवों का समूह था। यहाँ पर इसका प्रधान यहाँ पर विशपति कहलाता था। यहाँ पर विश जो था वो कई गांवों का एक समूह था, यहाँ पर कई गांवों का समूह था। यहाँ पर कई परिवारों का समूह ग्राम था, ग्रामणी इनका प्रधान होता था। और जब हम बात करेंगे कई गांवों के समूह की तो इसको विश कहते थे और इसका प्रधान जो है वो विशपति कहलाता था। आगे बात करेंगे, विशों का समूह जो है यहाँ पर जन कहलाता था और जनों के अधिकारी को यहाँ पर जनपति या राजा कहा जाता था। जो जन के अधिकारी थे इनको जनपति या राजा हम कहते थे और देश या राष्ट्र जन से ये ऊपर होता था। यहाँ पे अब यहाँ पर जब हम बात करेंगे, यहाँ पर जब हम बात करेंगे ग्राम, विश, जन और राष्ट्र की, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र, है ना। यहाँ पे इस तरीके से ही, क्योंकि जो आपने अभी अभी देखा यहाँ पे कि ग्राम जो है वो विश और जन के उच्चतर इकाई थे और क्योंकि ग्राम जो था वो विश और जन ये उच्चतर इकाई के थे, ग्राम, विश और जन। और साथ ही साथ ग्राम जो है कई परिवारों के समूह को कहते थे, जबकि विश जो है कई गांवों का समूह हुआ करता था, है ना। विशों का समूह जन कहलाता था यहाँ पर और जन के अधिकारी को हम जनपति या राजा कहते थे। तो यहाँ पे जब हम आगे बात करेंगे किस क्रम में हुआ, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र, ये क्रम आपका चलता था। जब हम बात करेंगे कि ऋग्वेद में सभा, समिति, विदश तथा गण जैसे अनेक कबीलाई परिषदों का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर ये संगठन यानी परिषदें सैनिक व धार्मिक कार्यों को देखते थे। महिलाएं भी यहाँ पर राजनीति में क्या भाग लेती थी, यहाँ पर राजनीति में भाई महिलाएं भी भाग लेती थी और यहाँ पर ये संगठन जो थे वो सैनिक व धार्मिक कार्यों को देखते थे। सभा जो है वो श्रेष्ठ एवं अभिजात्य लोगों की संस्था थी। सभा जो है वो श्रेष्ठ और अभिजात्य लोगों की संस्था थी। तो आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि श्रेष्ठ और अभिजात्य लोगों की संस्था क्या थी, तो वो थी सभा, है ना। या फिर ये पूछ सकता है कि सभा जो है किन लोगों की संस्था थी, तो श्रेष्ठ और अभिजात्य लोगों की।
साथ ही साथ समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। यहाँ पर जो समिति केंद्रीय थी वो एक राजनीतिक संस्था थी। साथ ही साथ समिति जो है वो राजा की नियुक्ति और पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी। साथ ही साथ जब हम बात करेंगे विदत आर्यों की जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, इसे हम जनसभा कहते थे। विदत आर्यों की जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी जिसे जनसभा कहा जाता था, और उस समय कर जो है वो 2 प्रकार से लिया जाता था। किस प्रकार से कर को लिया जाता था, यहाँ पर यह भी बहुत पूछा जाता है। जो जनसभा की बात हो रही है, जो विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, यहाँ पर इसको जनसभा कहते थे। यहाँ पर 2 प्रकार से आपका कर जो है वो लिया जाता था। यहाँ पर बलि यानी स्वेच्छा से जो दिया गया उपहार माना जाता था, बलि, तथा भोग यानी अपने हिस्से का कुछ भाग, यानी जो कि बलि तथा भोग था। बलि जिसे अपनी स्वेच्छा से दिया जाता था उपहार के तौर पर, और अपने हिस्से का कुछ भाग। तो ये था आज का आपका पार्ट 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे ये आपका पार्ट 1 जो है वो एंड होता है। इसके आगे जो है हम नेक्स्ट पार्ट में जो है वो आपका यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपका स्टार्ट होगा यहाँ पे पार्ट 2 जो है यहाँ पर स्टार्ट होगा आपका आगे यहाँ से सामाजिक जीवन से रिलेट करेगा। तो यहाँ पे आज आपका पार्ट 1 जो है वो एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद सभी को। अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।